हेलो दोस्तों, फिजिक्स का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे से देखेंगे। इस वीडियो में हम पहले क्विक रिवीजन देखेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन होगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मुझे क्वेश्चन से लेना देना है तो हम पहले कर लेते हैं। देखिए, गति क्या होती है। गति की अगर डिफिनेशन बात करें तो क्या होती है, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर वो जाती है या कुछ दूरी तय करती है या विस्थापित होती है एक निश्चित समय अंतराल में, तो वही गति होती है। ठीक है, गति कितने प्रकार की होती है। देखिए, रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलन गति, आवर्त गति। ठीक है, जब सीधा सीधा गति हो, एकदम लीनियर स्ट्रेट हो तो रेखीय गति हो जाएगी। सर्कुलर पाथ पे हो तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा या सर्कुलर वृत्ताकार गति हो जाएगी। और एक किसी फिक्स पॉइंट से इधर उधर गति कोई करे तो उसको हम कहेंगे दोलन गति। आवर्त गति मतलब ऐसे गति हो, मतलब वृत्तीय गति नहीं होती आवर्त गति, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। मतलब 1 मिनट में कोई वस्तु कितना गति करे, ठीक है, या किसी पाथ को रिपीट करे उसी समय, एक समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में। ठीक है, तो वो आवर्त गति हो जाती है। देखिए, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम, दूरी बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय। देखिए, वेलोसिटी जो होता है सदिश राशि है और स्पीड जो है अदिश राशि है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और क्या इसमें, हाँ, त्वरण दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, और जो पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन, सकारात्मक त्वरण। जब स्पीड बढ़ानी होती है तो हम सकारात्मक, और कम करनी है तो नकारात्मक, मतलब नेगेटिव। गति की इक्वेशन 3 है, v बराबर यू टी प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u फाइनल मतलब अंतिम वेग है, और ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, एक समय है। और यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन बराबर वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, जरूर एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जड़त्व तो क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। कोई वस्तु, देखिए, टेंडेंसी ऑफ बॉडी रेजिस्ट टू चेंज। कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहिए, अगर वो गति में है या मोशन में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए। ठीक है, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ए पुल और पुश, धक्का देना किसी वस्तु को या खींचना, वही होता है फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको हम चाहें तो देखिए, m इंटू ए है ना, इसको हम मात्रक SI ऐसे निकाल सकते हैं, kg, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो हम बीमा भी निकाल सकते हैं, kg की बीमा क्या होगी, m, मास की बीमा m होती है, और डिस्टेंस या लेंथ की बीमा कितनी होती है, l होती है, और इसका हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से चीज क्लियर हो गया, तो हो जाएगा m/L/T/-2। एक हो गई इसकी बीमा, डायमेंशन हो गई। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 नियम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे दिया है। एक हो गया इनर्शिया वाला, जो क्या है, कोई वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और सेकेंड लॉ में होता है कि बल त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, फोर्स क्या करता है, काज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स जो है त्वरण उत्पन्न करता है, यही होता है बराबर में। और थर्ड लॉ क्या है, एक्शन के प्रति रिएक्शन है, क्रिया के प्रति क्रिया है। ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है या संवेग होता है।
आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है या आघात, उसको भी बोलते हैं। शार्ट ड्यूरेशन में जब फोर्स लगता है, शार्ट ड्यूरेशन में जब फोर्स लगता है तो ये होता है इम्पल्स या आवेग होता है। या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को, इसको प्रूव कर सकते हैं हम, संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम आवेग या आघात कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब कोई क्रिकेटर, ठीक है, कैच पकड़ता है, कोई फील्डर फील्डिंग करते समय, तो अपना हाथ थोड़े से टाइम के लिए पीछे करता है, यानी कि जो गेंद की मोमेंटम उसको चेंज करता है, यानी संवेग में परिवर्तन करता है, ताकि उसको आघात ना हो, ताकि उसके हाथ पे चोट ना आए। अगर अचानक से वो ऐसे पकड़ेगा तो एक तो संभावना है चोट आने की, और दूसरी संभावना है गेंद पकड़ में भी नहीं आएगी। ठीक है, ग्रिप नहीं बन पाएगी गेंद। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन है, दो सतह के बीच लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में टू सरफेस, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, एक इधर खींचिए एक इधर खींचिए, तो यहाँ बीच में फ्रिक्शन लगता है। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी सड़क पे, सड़क पे अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उस पर भी घर्षण लगता है। ठीक है, अब यहाँ से सोचिए कि ये जो घर्षण लगेगा, इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको हम गतिक बोलते हैं, गतिक घर्षण बोलेंगे। और जो बॉक्स को हम मान लीजिए यहाँ से खींच रहे हैं, इसको हम स्टैटिक बोलते हैं, इसको डायनामिक बोलते हैं या रोलिंग बोलते हैं, और इसको हम स्थैतिक बोलते हैं ऐसे हिंदी में। ठीक है, ऐसे ही है, लुढ़कन, रोलिंग, स्लाइडिंग, ये सब है घर्षण। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो होते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो, देखिए पहले तो बात करें तो वृत्ताकार पथ के लिए ही होता है। कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर कार्य कर रही है, चल रही है, तो सिंपल सी बात है, वृत्ताकार पथ पर कोई गति कर रही है तो यही फोर्स लगेगा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ये कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, हमेशा केंद्र की ओर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा केंद्र की ओर लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, केंद्र के बाहर लगता है। ठीक है, हम कार लिए, कार जब उड़ाते हैं मोड़ पे ना, कहीं भी, तो वहाँ पे जो है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल, मुड़ाते समय। और जो गाड़ी का टायर होता है और सड़क का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में लगता है, तभी वो मुड़ पाता है। उसके पीछे रीजन भी होता है कि घर्षण से ही मुड़ पाता है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर घर्षण न रहे तो मुड़ाना भी संभव नहीं है। जो उसका पिछला टायर है फिसल के सीधा हो जाएगा, वो मुड़ा नहीं पाएंगे। तो ये सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल है। और सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल है, जिससे हम क्या करते हैं, दही होता है ना, दही से जब हम उसको हम वो करते हैं, मथते हैं, तो उस समय जो मक्खन निकलता है ना, तो जो मक्खन निकलता है वही एक तरह से एग्जाम्पल ऊपर की तरफ निकलता है, एक केंद्र में ही आता है लेकिन ऊपर की तरफ आता है। तो एक तरह से अनुभव होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो मौत के कुआं में गाड़ी चलाते हैं ना, मौत के कुआं में, पता ही है, तो वहाँ पे भी यही लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ वो ढकेलता है गाड़ी चलाते समय। तेजी से धीरे धीरे दौड़ते 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 स्पीड हम तेज कर देंगे तो वही लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है, पहले ये तैयार रखेंगे, इसके बाद आराम से लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, बल की इकाई क्या होती है। ठीक है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। हम चाहे तो आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है।
बल्कि सीरियस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको भी लिखते चलेंगे। ये असली SI यूनिट है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर इज डिफाइंड एज, दाब को परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स होता है, बाह्य बल होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से लगाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। अगर इंटरनली फोर्स लगता है तो वहाँ पे स्ट्रेस की बात की जाती है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, पास्कल बोलते हैं। पास्कल दाब के क्षेत्र में अच्छा काम किए थे, इसलिए इनका नाम पे पड़ा है पास्कल। फ्लूइड संबंधित नियम दिए उन्होंने। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, अब एसआई यूनिट बताइए प्रेशर की, वही पास्कल हो गया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो F अपान ए से, ठीक है। F का हम निकाल चुके हैं, mL/T/-2 और यहाँ पे L स्क्वायर, तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा mL/-1 और T/-2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। A man exerts a force 20 Newton on wall but does not move. What is the work done? एक व्यक्ति दीवार पर 20 न्यूटन का बल लगाता है लेकिन दीवार हिलती भी नहीं है, तो वर्क डन बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्या होगा, वर्क डन भी तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे मैथमेटिकली भी हम समझ गए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। If the same force applied on two objects with the different masses, which will be experience greater acceleration? यदि एक ही बल दो वस्तुओं पर लगाया जाए जिनका द्रव्यमान अलग है तो किस पर त्वरण अधिक होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। हम थोड़ा सा एक इक्वेशन बनाते हैं, इसे देखिए, m बराबर हो जाएगा फोर्स अपान ए बराबर हो जाएगा फोर्स अपान द्रव्यमान। अगर यहाँ पे हम द्रव्यमान को कम करेंगे, ठीक है, कम रखेंगे तो क्या होगा, त्वरण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों में क्या रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, यानी कि मास अगर कम होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि अधिक त्वरण होगा, यानी कि त्वरण अधिक है तो लाइटर ही ऑब्जेक्ट होगा ना, हल्का ही तो होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हल्का होगा, उसमें त्वरण ज़्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट भारी हो तो त्वरण कम होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो वह एक ऊर्ध्व बल अनुभव करती है, उस बल को क्या कहते हैं, ठीक है। कोई फ्लूइड है या द्रव है, पानी है, इसमें अगर कोई वस्तु डूब रही है तो क्या होता है, एक बल महसूस होता है जो पानी द्वारा बाहर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ लगता है। उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को हम बोलते हैं बायंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, या उत्थापक बल भी बोलते हैं। उसको ऊपर की तरफ उठाता है। देखते हैं ना पानी में कभी कभी वस्तु का वेट हमें, जब पानी में कोई वस्तु होती है ना तो हमें वेट कुछ कम महसूस होता है, उसका भार उसका कम महसूस होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, आर्किमिडीज ने बताया था ना, आर्किमिडीज का नियम है, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार, ठीक है, जो उस पर लग रहा है फोर्स दोनों के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रेशर एट
पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड इंक्रीज विथ। द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब किसके साथ बढ़ता है? देखिए हम इसको समझेंगे ऐसे आसानी से। देखिए यहाँ पे हो गया, एक कोई जार है, इसमें हम पानी भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कैसे समझेंगे? प्रेशर। अब बहुत कई तरीक़ा से समझ सकते हैं। देखो यहाँ का इतना पानी है ना, तो इतना ही पानी इस पे नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है, इतना ही महसूस होगा। और नीचे जाने पे यहाँ से यहाँ तक डेप्थ बढ़ रहा है ना, तो ज़्यादा पानी वेट लगाएगा इस वस्तु पे। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या हमें पता है फार्मूला, P बराबर क्या होता है? फ्लूइड के लिए होता है रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? H के, यानी गहराई के साथ क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग डेप्थ, गहराई के साथ क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है। पृथ्वी पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो क्या होता है? वेट बराबर क्या होता है ना mg। m का मान 10 दे दिया, इसका मान हो गया 9.8, तो हो जाएगा 98 न्यूटन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे वीडियो और आएगी और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन है, इन सबको आना बहुत जरूरी है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया गया, ठीक है, फोर्स बराबर कितना है? 10 न्यूटन, और वह 2 मीटर चली, कितना है डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। उसका विस्थापन तो कार्य बराबर यही होता है, बस गुणा कर दीजिए, 20 हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किग्रा है, 50 किग्रा है मास, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो mg भार होगा पृथ्वी पर, यही तो होता है वेट। तो m बराबर हो जाता है 50, g बराबर होता है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 का आधा 49, तो 490 न्यूटन, ठीक है, 490 न्यूटन। What is the pressure exerted by force on 100 न्यूटन on area 5 मीटर स्क्वायर? एरिया दे दिया है 5 मीटर स्क्वायर, और फोर्स दे दिया है 100 न्यूटन। तो पूछ रहा है कि दाब कितना उत्पन्न होगा? P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, मीटर स्क्वायर में एरिया क्यों होती है? क्योंकि डबल डायमेंशन है ना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, इस हिसाब से बन जाता है। कभी कभी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 5, डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 20 पास्कल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजियस सिस्टम, प्रेशर की यूनिट क्या होगी सीजियस सिस्टम में? तो P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक याद है तो सब कर सकता है। फोर्स का क्या होता है? डाइन होता है दोस्तों, और एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया है कितना? 100 किग्रा, और 5 मीटर ऊपर उठाया गया है, मतलब इसको यश कितना है? 5 मीटर ऊपर उठाया गया है। तो कह रहा है कितना कार्य होगा, कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो कार्य कितना होगा? दो तरीके से कर सकते हैं, या आप गुणे एच या डी, ये भी कर सकते हैं, या ये जो होता है डब्लू बराबर एनर्जी के होता है ना, कौन सी एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा, तो होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh।
तो हो जाएगा m 100 kg, g 9.8 और h हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये भी हो जाएगा 5, तो आधा हो जाएगा 10 और इसका आधा 49 हो जाएगा 4900 जूल। ठीक है दोस्तों, 4900 जूल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी सदिश राशि है? मास, स्पीड, फोर्स, एनर्जी। सदिश राशि कौन सी होती है? फोर्स, बल। हम एक बात बताते हैं, जैसे बल है ना, जिसमें ब व आएगा ना तो सब वो सदिश राशि में हम देखेंगे। जैसे वेग भी है तो वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन है ना, वो आ रहा है ना इसमें। तो ये ट्रिक है याद करने का, अगर आपको न समझ में आए तो थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये क्या है? सब सदिश राशि है। 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल बराबर, तो वही 1 पास्कल किसके बराबर हुआ? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। 4 की गिरा द्रव्यमान पर 20 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होगा। m बराबर दे दिया है 4 kg और त्वरण दे दिया, सॉरी फोर्स कितना दे दिया है? फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन का। तो पूछ रहा है त्वरण, इसको हम W कर रहे हैं या आप कोई कह सकते हैं। तो A बराबर हो जाएगा F/m, होता है ना, F बराबर m इंटू A। तो F कितना है? 20 है, m कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस कारण द्रव में दाब बढ़ता है? किस कारण से द्रव में दाब बढ़ेगा? तो डेप्थ की वजह से, जितना डेप्थ में जाएंगे उतना दाब बढ़ेगा उस पे। एक स्प्रिंग x बराबर 0.1, k बराबर 200 न्यूटन पर मीटर, तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के का मान हो जाएगा 200 और x का मान हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा 2 से कट के 1 जूल आएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा और इसको भी करेंगे 00 तो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हेलो, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। एक लड़का दीवार को ढकेलता है और दीवार हिलती नहीं हिलती है दीवार, ठीक है। तो कार्य कितना होगा? 0 होगा। कोई कार्य नहीं होगा इस पे, जब तक कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस नहीं करेगी, विस्थापित नहीं होगी, तब तक कोई मतलब नहीं।
कार्य का SI मात्रक क्या होगा? कार्य का SI मात्रक, सॉरी कार्य है ना, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दाब को प्रभावित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से दाब बराबर हम अगर देखेंगे तो फोर्स अपन एरिया होता है। अब फोर्स में क्या होता है? ये होता है। देखिए दाब को प्रभावित नहीं करता है तो एरिया करता है, फोर्स तो फोर्स है, वॉल्यूम नहीं है इसमें कहीं, और मास भी है, ठीक है, मास तीनों करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम। ये तो इक्वेशन सब जानते हैं, बराबर m×a कई बार आ गया। हाँ, 50 न्यूटन बल और 0 पॉइंट इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर हथौड़े का दाब डालता है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, फोर्स बराबर हो जाएगा ये, और एरिया बराबर हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 50 गुणे 100, एक दो, एक 2, 25, तो हो जाएगा 2500 पास्कल। दाब का मात्रक होता है ना पास्कल, 2500 पास्कल। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी? किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? यही होता है संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। विच फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर इन सर्कुलर मोशन? वृत्तीय गति में कौन सा बल केंद्र की ओर कार्य करता है? ठीक है, तो केंद्र की ओर कौन सा कार्य करता है? दो बताया ना, एक सेंट्रीफ्यूगल केंद्र के बाहर, और सेंट्रीपिटल जो है केंद्र की ओर कार्य करता है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। इम्पल्स इज इक्वल टू, आघात किसके बराबर होता है या आवेग किसके बराबर होता है? तो दो बताया आवेग के बारे में, एक बताया फोर्स इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना फोर्स लगता है वो, और दूसरा क्या है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। संवेग में परिवर्तन मतलब ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। जब बस अचानक रुकती है और यात्री आगे की ओर झुकते हैं तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है और इनर्शिया का, जड़त्व का उदाहरण है। रिपीट हो चुका है। इन विच डायरेक्शन डज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट? घर्षण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? सेम एज मोशन, सेम एज मोशन, अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन। गति के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, घर्षण गति के विपरीत दिशा में। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।